हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOE 146 का आगे का पार्ट कंटिन्यू करवाऊंगी। अभी तक हम इसमें फैमिलीज़, टाइप्स ऑफ फैमिली, मैरिज रूल्स क्या होते हैं, मैरिज की डेफिनेशन और कितने टाइप्स की फैमिलीज़ को डिवाइड किया गया है, प्लस जो डिवीज़न 3 मेन कैटेगरीज़ में किया गया है, उसके अलावा जो फैमिली का सब डिवीज़न है, ये सब कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम इसमें एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज़ किनशिप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ये होता क्या है। नाउ, किनशिप इज जनरली अ सिस्टम ऑफ रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप्स बाय मैरिज, ब्लड एंड सोशल रिलेशनशिप्स। अगर आप कॉमनली देखें तो हमारा किसी के साथ में रिलेशन ये 3 तरीके से ही हो सकता है। या तो आपका किसी से ब्लड रिलेशन है कि आप स्टार्टिंग से बाय बर्थ से ही किसी को जानते हैं, वो यूजुअली आपके पेरेंट्स होते हैं या आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो हो सकते हैं, तो ये ब्लड बेसिस पे आता है। फिर जब मैरिज बेसिस पे होता है, जब एक हस्बैंड वाइफ पास होते हैं, जब उनके बीच का रिलेशन होता है, मीन्स कि जो हस्बैंड वाइफ है उनकी फैमिलीज़ भी शादी के बाद में ना उनकी फैमिलीज़ में भी एक तरीके का अटैचमेंट हो जाता है। तो ये जो रिलेशनशिप हुआ ये बाय मैरिज हुआ, जिसमें दो अपोजिट फैमिलीज़, दो सेपरेट फैमिलीज़ एक साथ जुड़ जाती हैं और एक साथ आगे के डिसीजंस को एक दूसरे को ध्यान में लेते हुए करते हैं। तो 2 चीज़ें हुई। एक आता है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप यूजुअली जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ है, वहाँ पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली का कि हम यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग आके रह रहे हैं, सबका अलग अलग कल्चर है, लेकिन हम सब लोग साथ में रहते हैं। एक ही बिल्डिंग में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग फ्लैट्स में अलग अलग जगह के लोग देखने को मिलेंगे जिनकी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग होती हैं, लेकिन जब उनका सेलिब्रेशन होता है तो वो आपके साथ भी करना पसंद करते हैं। सो यहाँ पे यही बता रखा है कि 3 तरीके से कोई भी जो रिलेशनशिप है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, या तो मैरिज बेसिस पे, ब्लड बेसिस पे, या फिर सोशल रिलेशनशिप। अब जो रिलेशनशिप कैन बी बेस्ड ऑन द ब्लड नोन एज कॉन्सिग्युअल और थ्रू मैरिज बेस्ड टर्म एज एफिनल। एफिनल और एफाइन वर्ड जो है ये पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ। कॉन्सिग्यूनियल और एफाइन वर्ड जो है इसका मतलब होता है जो कि ब्लड रिलेशंस होते हैं। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ाया था उसमें ये टॉपिक्स मैंने आपको समझाए हैं कि जो फंक्शन होते हैं फैमिली के और प्लस जो उनके टाइप्स होते हैं, तो उसमें ये चीज़ मैं समझा चुकी हूँ। एफाइन का मतलब होता है जहाँ पे मैरिज से रिलेटेड होता है, जब किसी की शादी हो जाती है उसके बाद में जैसे 2 फैमिलीज एक में जुड़ जाती हैं, तो इस टाइप का रिलेशन। तो यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन पर्सन एंड द अदर इन्वॉल्व्स डिसेंट, द 2 आर कॉन्सिक्वेंट ब्लड रिलेटिव्स। तो अगर 2 लोग हैं उनके बीच में कोई डिसेंट तरीके का जो रिलेशन है वो इन्वॉल्व करता है, तो उस टाइम पे वो क्या होते हैं, ब्लड रिलेशन उनके सामने होते हैं। मतलब कि वो उनका जो मतलब हो जाता है वो बेसिकली यही हो गया कि वो जो ब्लड रिलेशन उसमें हो रहा है। अब जो डिसेंट का मतलब है उसका क्या मतलब है उसको समझिए। जैसे कि किसी में अगर एक तो फैमिली होती है, एक नेशनैलिटी होती है, उसके पीछे का जो ओरिजिन है, बैकग्राउंड है, वो सेम हो, या तो आप सेम फैमिली से, सेम नेशनैलिटी से बिलोंग कर रहे हैं, और या फिर जो आप एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका ओरिजिन है, कास्ट है, वो क्या है, एक तरीके से ही आता है। तो जो आपका ओरिजिन है ना वो सेम है, तो ऐसे जो रिलेशंस होते हैं उनको ब्लड रिलेशन बोला जाता है। सो ये आपके पास में फर्स्ट डेफिनेशन हो गई जिसको आपने डिफाइन किया ब्लड से। अब इसके बाद में हम आगे इसको समझते हैं किनशिप को क्या होता है। ये देखिए हेडिंग देखिए, यहाँ पे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाती हूँ मैं। किनशिप इज अ यूनिवर्सल फीचर ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सर्व्ड एज अ मेजर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल इन ह्यूमन सोसाइटी। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फीचर है, इसके पीछे की वजह मैंने आपको बताई कि किसी भी रिलेशन को 3 तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, या तो ब्लड रिलेशन है, या सोशल रिलेशन है, या फिर जो आपका इस तरीके से हो गया कि आपका आफ्टर मैरिज, या फिर आप किसी के साथ में रिलेशन में, किसी के साथ में कॉन्टेक्ट में है, तो उस टाइम पे आपका जो एक रिलेशन क्रिएट हुआ। तो ये 3 मेन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। ये जो किनशिप है ये ऐसा ही प्रिंसिपल है, डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू सोशल ग्रुप। तो जहाँ पे इंडिविजुअल या फिर जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है वो एक सोशल ग्रुप में ऑर्गेनाइज होता है, उसे हम किनशिप कहते हैं।
अब इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे थिंकर्स और उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, जिनका नाम लेके आप बता सकते हैं कि इन्होंने इससे रिलेटेड ये थ्योरी दी थी। तो यहाँ पे रॉबिन फॉक्स का नाम बता रखा है। ये क्या थे, एक एंथ्रोपोलॉजी थे जिन्होंने बताया जो व्हाट लॉजिक इज टू फिलोसफी टू द न्यू इज टू आर्ट इज द बेसिक डिसिप्लिन ऑफ द सब्जेक्ट। तो जो किनशिप जैसा सब्जेक्ट है या जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, इसके ऊपर उन्होंने भी काफ़ी अपनी थ्योरीज दी थी। इनफैक्ट इन्होंने जो कंपैरिजन दिया था और सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दिए थे जो दो कल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं, दो डिफरेंट कल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं उनके बीच में। नाउ किनशिप हैज़ डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हाईलाइट्स द रोल ऑफ, यहाँ पे कुछ डिफरेंट जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनके हिसाब से यहाँ पे आपको किनशिप्स की डेफिनेशन दे रखी है। सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। अलग अलग का मतलब ये नहीं कि उसका जो ओरिजिन है या जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मीनिंग सेम रहता है, बस थोड़े बहुत जो डेफिनेशन है ना उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो आप इनमें से किसी भी दो थिंकर का या दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम ध्यान में रख लेना, जिससे कि किनशिप का क्वेश्चन जब आएगा, और आएगा ही आएगा, इस बात की मैं शॉर्टी ले के दे रही हूँ आपको कि ये पक्का क्वेश्चन आएगा। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो इससे में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम भी आप उसमें दे देना। इससे थोड़ा सा ये होगा कि क्वेश्चन ना थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव देखने को लगेगा आंसर आपका। इसलिए आप इसके में से ये आपको देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे रखे, जिसमें से एनी 2 आपको करने हैं विद डेफिनेशन। उनका नाम याद कर लेना कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें आपको समझाई थी। अब जो ये किनशिप टर्म है इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट जो पार्ट है वो है मॉइटी, फैरिटी एंड क्लैन। ये 3 कैटेगरीज हैं। इनमें किस तरीके से जो किनशिप है आप इसको डिफाइन करेंगे। तो तीनों ही टर्म्स सुनने में थोड़ी सी मतलब जब आप साउंड कर रहे हैं, इसको प्रोनाउंस कर रहे होंगे तब थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन इनका मीनिंग बहुत ईजी है और ये ज़्यादा टफ भी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल पहला आप देखते हैं मॉइटी। मॉइटी का मतलब होता है जब आप जो सोशल ग्रुप होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, या सोसाइटी को 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया, तो उसे हम मॉइटी कहते हैं। और जो मॉइटी वर्ड है ना, ये फ्रेंच का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हाफ। तो यहाँ पे देखिए आपको अंडरलाइन भी मैं करवा देती हूँ अगर आपके पास में बुक है। तो मॉइटी वर्ड जो है ना, इसको ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, हाफ होता है, जिसमें हम जो सोसाइटी है उसको 2 लार्ज या यूनिलिनियर डिसेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम मॉइटी कहते हैं। अब इसमें कैसे आप डिवीजन करते हैं, जैसे कि मानिए 2 सोसाइटीज़ में या 2 डिफरेंट उसमें आपने डिवाइड किया जिसमें इनके फंक्शन अलग अलग हैं। अब एक फैमिली का भी एग्जाम्पल लीजिए जहाँ पे ना सबके जो काम होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। कई बार ऐसे कंपटीशन होता है फैमिलीज में ना, मेल और फीमेल के बीच में, तो उनको 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जब 2 हाफ्स में डिवाइड किया जाता है तो उसे हम मॉइटी कहते हैं। वहीं पे जो फैरिटी होता है इसका मतलब होता है ब्रेक इट अप एंड सेपरेट इट इनटू क्लैन्स। तो अब इसमें जो फ्रेटे और जो ये क्लैन वर्ड है ना, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इसका भी मतलब डिवीजन होता है, लेकिन इसका डिवीजन जो फैरिटी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि आप इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे जो ट्राइबल ग्रुप्स हो गए उनको आपने अलग तरीके से डिराइव कर दिया, और जो और बाकी की कास्ट है या जो भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती है, उनको उनके रिलीजन या उस अकॉर्डिंग आपने डिवाइड कर दिया, तो वो फैरिटी में आता है। और क्लैन का मतलब होता है कि इसमें भी मतलब तीनों ही पोर्शंस में डिवीजन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मॉइटी का मतलब हो गया कि हाफ तरीके से डिवीजन हो गया। फैरिटी का मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनका डिवीजन हो जाता है। और जो क्लैन होता है ना, इसका मतलब होता है जिनका एक स्ट्रॉन्ग कॉमन इंटरेस्ट हो किसी भी चीज़ में, तो उसको आपने एक अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। जैसे कि मानिए एक डांस का ग्रुप बना दिया, एक आपने एक पूरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ उसको। मानिए एक जो ओल्ड एज है या जो अडल्ट है उनको आपने अलग डिवाइड कर दिया, और यंगस्टर्स को एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद में आपने उनको जो यंगस्टर्स है उनको उसके बाद में उनकी जो सरनेम है या जो कास्ट है उसके बेसिस पे आप डिवीजन करते हैं। और एक थर्ड डिवीजन आता है जब आप उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिवीजन करते हैं। और ये तीनों ही डिविजन्स में हम ये नहीं देखते कि पहले वाला इंटरेस्ट क्या था। तो अभी जैसे कि आपकी क्लास है, आप स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे 30 से 40 स्टूडेंट्स का एक बैच होता है, जिसमें जो डांस वाले बच्चे होते हैं उनको अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, बिना उनका सरनेम चेक करे कि हाँ ये बच्चा वो कर सकता है या नहीं कर सकता। तो वो कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर डिवीजन होता है। तो ये तीनों ही टाइप के जो डिवीजन आपको ध्यान में रखने हैं। और क्लैन इज अ सोशल ग्रुप मेड अप ऑफ अ सेवरल हाउसेज हुज हेड्स क्लेम
यहाँ पे आपको थोड़ा सा टफ में बता रखा है। बेसिकली जो क्लैंस होता है इसका मतलब यही हो गया, जो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट होता है, कॉमन इंटरेस्ट है, उसका डिवीजन जब हम कर देते हैं। तो जो क्लैंस होते हैं वो नेचुरली एक्सोगैमस होते हैं और इनको भी डिवाइड किया जाता है अलग अलग कंट्री, अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे क्लैंस का डिवाइड हो गया पैट्रिनिलर, मीन्स की जो फादर की साइड से, मैट्रिनिलर जो कि मदर की साइड से हो गया, एंसेस्ट्रल का मतलब हो गया जो चीज़ें आपको उसमें वंशागुणित होती है ना आपकी लाइफ में, आपके जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपकी फैमिली में और जो आपसे पहले की जो जनरेशन्स आई हुई हैं उनसे आपके अंदर कुछ जो सिम्टम्स आते हैं, किसी तरीके का बिहेवियर है, कलर चेंज है, कॉम्प्लेक्शन है, हाइट है, तो वो चीज़ आपको किसी और से मिलने लग गई, तो इसको एंसेस्ट्रल कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टोटेमोइक का। इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आप सिम्बॉलिक या जो रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं ना, पर कोई क्वालिटी है, कोई कंसेप्ट है, किसी में कोई स्पेशलिटी होती है, किसी में कोई चीज़ होती है, तो उस अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, या फिर टेरिटोरियल रीजन वाइज आपने डिवाइड कर दिया। तो क्लैंस का आपको ये याद रखना है कि जो क्लैन है ना, इसको इतनी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आपको पहले क्या करना है, किनशिप की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में जो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं इनमें से 2 या 3 को यहाँ से पिक करके और उनको लर्न करके उनके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन बता देंगे, क्योंकि जो आंसर है ना ये बुक थोड़ी ईजी है और इसमें जब आप एक आधा थिंकर या एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम ऐसे आंसर में डाल देंगे तो उससे आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। उसके बाद में आप हेडिंग लिखेंगे मॉइटी, फेरिटी और क्लैन, इन तीनों को आप समझा देंगे। मॉइटी और फेरिटी जो है सिंगल सिंगल 2-2 लाइंस में या 3 लाइंस में आप समझा देंगे। क्लैंस में आपको समझा के कुछ ऐसे सब कैटेगरीज देनी पड़ेंगी जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि आप ये किस तरीके से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि जो आप डिवीजन होता है या जो हेडलाइंस होती है उसको थोड़ा आप हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे कलर वगैरह करने बैठ जाएंगे, सिंपल सी बात है कि आप इनको थोड़ा अच्छा सा बना देंगे, इफेक्टिव सा, तो उनको देख के आपका टीचर को समझने का भी मन करेगा कि हाँ चलो ये चीज़ें आपने अच्छी तरीके से लिखी है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास में लिनेज और डिसेंट। तो ये जो वर्ड है ना, लिनेज या लाइनेज, जो भी वर्ड है इसको देख लेना आप। इसका मतलब होता है जो आपको वंश में, जो आपके वंशज होते हैं, जो एंसेस्ट्रल्स होते हैं ना, उनसे कोई चीज़ मिलती है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। लिनेज इज अ यूनिलिनियन किन ग्रुप डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स और फाउंड हु लिव्ड 4 to 6 generations ago and in which relationship among members can be exactly stated in genealogical terms। अब कई बार क्या होता है, जो मदर फादर होते हैं ना, बच्चा उनसे बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। उनकी फैमिली में भी जितने भी लोग होंगे ना, उनसे भी बिल्कुल अलग आपको कोई, किसी का बिहेवियर, किसी की हाइट, हेल्थ, किसी की कुछ भी, मतलब आपको बाकी की फैमिली मेंबर से जो करंट में जी रहे हैं उनसे काफ़ी अलग आपको किसी के अंदर क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो लिनेज में आती हैं कि जो 6 to 7 जनरेशन जो पहले थी, बहुत बहुत पहले जो जनरेशन थी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, 4 फादर से भी पहले वाली जो जनरेशन होती हैं आपकी, तो आप ही की फैमिली की वो जनरेशन जो बहुत पहले 6-7 जनरेशन पहले जो थी ना, उनमें से कोई जो सिम्टम्स है या कोई चीज़ आपकी आज वाली जनरेशन में आ गई, तो उसे हम लिनेज कहते हैं। एंड लिनेज कैन बी ऑल्सो कॉर्पोरेट ग्रुप इफ हैज़ इट्स एट्रीब्यूट। तो ये क्या है, इट हैज़ अ चीफ काउंसिल, द ग्रुप पजेसेस कलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, इज़ अ लैंड ओनिंग ग्रुप हो गया, और ग्रुप एज अ होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिमिनिटी एंड पनिशमेंट। तो ये ग्रुप इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है कि इसमें एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी होती है कि जो बाकी की जनरेशन्स होती हैं, जो पहले वाली जनरेशन्स होती है उनसे आती है। अब कई बार होता है कि जब आप अपनी पूरी फैमिली से या सबसे सेपरेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा आप में नेगेटिव सेंस में भी आपको ट्रीट किया जा सकता है, या फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो आपकी हेल्थ के ऊपर ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती हैं। तो ये चीज़ें एक तरीके से जो लिनेज है ना, ये एक तरीके का ये भी हो सकता है कि आपको नेगेटिव सेंस में पनिशमेंट की फॉर्म में भी मिलता है। इसके बाद में ग्रुप एज होल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर इंडिमेटेड। अब इंडिमेंटी का मतलब होता है जो सिक्योरिटी है या प्रोटेक्शन हो गया किसी के लॉस के, या फाइनेंशियल बर्डन हो गया, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब जब ये जो प्रॉपर्टी है लाइनेज, अब ये जब बड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसको ना सब डिवाइड कर दिया जाता है डिसेंट ग्रुप में। अब इसमें क्या होता है कि आपने इसका आगे डिवीजन कैसे किया, ये चीज़ आपको समझा रखी है। तो चलिए अब इसको आगे थोड़ा सा समझते हैं कि इसको किस तरीके से सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको ना ऐसे एक डायग्राम बनाना है और इसमें आप लिखेंगे पैट्रिनल डिसेंट्स, और ये होता है मैट्रिनल। पैट्री का मतलब हो गया जो आपके फादर से या फादर के फादर से जो चीज़ें आपको मिली, और मैट्रिनल
पैट्रीलिनियर जो कि मदर से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, जहाँ पे पैट्रीलिनियर होगा वहाँ पे एफ टर्म्स को यूज़ करेंगे जो कि फादर को रिप्रेजेंट करती है, और मैट्रीलिनियर में आप को यूज़ करेंगे जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, मदर को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से आपको इन दोनों को लिखना है। इसके अलावा डिसेंट जो नेक्स्ट आता है वो कैन बी यूनिलिनियर बट इज ईदर थ्रू मेल लाइन और अ पैट्रीलिनियर और थ्रू फीमेल लाइन और मैट्रीलिनियर। अब जैसे कई कुछ कॉमन ऐसे चीज़ें होती हैं जो आप में मदर फादर दोनों की फैमिली से आ जाती है या मदर फादर दोनों से ही आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो या तो आपको फादर की साइड से आते हैं या फिर मदर की साइड से आते हैं। 6-7 जनरेशन पहले कई बार फादर की साइड की चीज़ें आपके बच्चों में देखने को मिलती है और कई बार मदर की साइड की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सो ये सब पॉइंट से आप इस आंसर को बना सकते हो, और इस आंसर में ये डायग्राम ज़रूर बनाना, काफ़ी अच्छा है आपके पास में डायग्राम। इसको देखिए, इसमें ना जूम करके भी मैं दिखा रही हूँ बट इसमें थोड़ी क्लैरिटी कम है। आप बाकी ना आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आपके पास में बुक है तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और अगर बुक नहीं है तो ऑनलाइन ना ई ज्ञान कोश से आप इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें डायग्राम आपको काफ़ी क्लैरिटी से दिख जाएगा, अगर किसी को इसको देखने में काफ़ी हद तक दिक्कत आ रही हो तो। अब ये चीज़ आपको समझ में आई। इसके बाद में देखिए चेक योर प्रोग्रेस पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन का पैटर्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन किनशिप क्या होता है, और 2 टाइप्स ऑफ यूनिलिनियर डिसेंट्स विद सूटेबल डायग्राम आपको बताना है। तो यूनिलिनियर डिसेंट में आप ये 2 डायग्राम्स यहाँ पे लेंगे, एक हो गया पैट्रीलिनियर और एक हो गया मैट्रीलिनियर। तो दोनों ही डायग्राम्स के साथ में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद में आगे का इसका टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ किनशिप्स। जो किनशिप है इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, अभी मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी, किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे ये बता दिया। अब आगे हम करेंगे जो टाइप्स होते हैं किनशिप के वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि वैरायटी ऑफ थिंग्स को रेफ़र करता है, जो कि न्यूमरस मीनिंग हो, उसके मीनिंग किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो मैन किन एंड द एफाइन आर कन्फाइंड टू द न्यू क्लोज रिलेटिव्स फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। अब जो मैन का किन है, जो उनकी जनरेशन से, जो उनके फादर से या जो एंसेस्ट्रल बेसिस पे उनको चीज़ें मिली, वो अगर आप देखें कि एफाइन से, एफाइन का मतलब क्या होता है, जो आपके ब्लड रिलेशन में होती हैं। 2 तरीके से इसको डिवाइड किया गया था जब मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। तो एक होता है कॉन्जुगुअल और एक होता है एफाइन। तो जब एफाइन वर्ड होता है ना, तो उसका मतलब होता है जब आफ्टर मैरिज आप किसी के साथ में हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या पढ़ते हैं, एफाइन पढ़ते हैं। अब जहाँ पे आपके पास में ब्लड से आप रिलेट करेंगे तो वो चीज़ आपके पास में कॉन्जुगेट में आती है। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, एफाइन। एफाइन का मतलब जो मैरिज से, हाँ सॉरी, अफाइन का मतलब हो गया जो कि मैरिज से रिलेट करती है। अब जैसे जो भी मेल होते हैं उनका ही सरनेम जाता है, आगे की जो जनरेशन आती है उनकी सोसाइटी में जो एक फीमेल है वो अपनी पूरी फैमिली उनकी वहीं पे रहती है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इससे ये एक नई जनरेशन आपको मिलती है, और जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज़, तो यही सब आपको देखने को मिलता है। और जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ होती है, ये यूजुअली आपको वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखने को मिलता है, और जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे बेसिकली जो ब्रॉड और इंक्लूसिव होता है ना, वो ज्योग्राफिकल और अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे कहीं पे भी इजीली मैरिज हो जाती है, कई बार तो कास्ट और जो रिलीजन होता है उसको भी नहीं देखा जाता, वो लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी गांव की या विलेज साइड एरिया की जो बहुत ही रूरल टाइप में आता है, बिल्कुल ही वहाँ पे चेंजेस उनको एक्सेप्ट ही नहीं है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ना, तो वहाँ ज्योग्राफिकल बेसिस पे कि एक गाँव से दूसरे गाँव में ही शादी करी जाएगी या फिर उनको देख कर ही शादी करी जाएगी, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ऐसे जो वेरिएशंस आती हैं वो किसी भी तरीके से आ सकती हैं। अब इसमें आपको टाइप्स दे रखे हैं, तो पहला जो टाइप है देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइप जो दे रखा है वो दे रखा है कॉन्सेंजेनियस एंड एफाइन। तो एफाइन वर्ड हमेशा जो होता है वो मैरिज से रिलेटेड करता है, कि आफ्टर मैरिज जो आपके रिलेशंस होते हैं किसी भी फैमिली के साथ में, और जो कॉन्सेंजेनियस है ना, ये चीज़ रिलेट करती है जो ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके अपने जो इनको भी आप अपना लव्ड वन समझते हैं, जो भी आपकी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, तो उसमें जो ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं वो आते हैं कॉन्सेंजेनियस में। अब इसमें जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, जिसके जो पेरेंट्स होते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं, उनके बीच में एक तरीके का रिलेशन होता है, जैसे आपके सिबलिंग्स हो गए, जो आपके कजिन्स हो गए, तो वो सब आपके पास में कॉन्सेंजेनियस में आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इसमें जो किनशिप टाई होता है, जो रिलेशन टाई होता है, वो बाय बर्थ ही टाई हो जाता है, टाइम ऑफ बर्थ ही ये चीज़ डिसाइड हो जाती है कि रिलीजन क्या है बच्चे का, कौन सी कास्ट है, क्या सरनेम है, तो ये चीज़ें उसी टाइम पे डिसाइड हो जाती हैं। अब
जो कॉन्शियस किन है ना, ये बेसिकली प्राइमरी किनशिप होता है, जैसे कि बेटा हो गया, ब्रदर हो गए, सिस्टर, अंकल, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे इसको आप नोट कर सकते हैं कि ये जो किनशिप होता है कॉन्सनजेनियस, तो ये रियल और इमेजिन दोनों ही तरीके से हो सकता है। वहीं पे अगर सेकेंड हैंड पे अगर हम बात करें एफाइन में, या जो एफिनल रिलेशंस होते हैं, तो ये जो रिलेशंस होते हैं आफ्टर मैरिज अलायंस, जो दो सेपरेट फैमिलीज आपस में जुड़ जाती हैं आफ्टर मैरिज, तो उनके बीच का जो अलायंस होता है उसको हम एफाइन कहते हैं। अब जो वर्ड अलायंस है ना, ये डिराइव हुआ था फ्रेंच से, जिसका मतलब होता है मैरिज, या फिर जो इन लॉज के जो रिलेशंस होते हैं उनको जब आप डिफाइन करते हैं तो अलायंस वर्ड यूज करते हैं, जो कि एफाइन की टर्म में आपको ध्यान में रहेगा कि एफाइन का मतलब हो गया मैरिज से रिलेटेड, और वहीं पे जो टर्म यूज हुई है वो है अलायंस। तो इस तरीके से आपको इस आंसर को देना है। इसमें जो मेन रिलेशनशिप होते हैं वो बिटवीन हस्बैंड और वाइफ का होता है, और फिर उन्हीं से बाकी की जो फैमिली होती है वो रिलेट करती है। अब यहाँ पे जैसे हस्बैंड के जो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, बोथ द फैमिलीज, वो एफिनल रिलेटिव्स होते हैं, जैसे उनके फादर मदर हो गए, सिस्टर ब्रदर इन लॉज। तो मैरिज बेसिस पे भी इन जो रिलेशंस होते हैं वो ब्लड रिलेशंस नहीं होते हैं, लेकिन हाँ वो भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो जाते हैं। और फिर जो बाद की जनरेशन आती है हस्बैंड वाइफ से, तो वो चीजें ब्लड रिलेशन में काउंट हो जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एग्नेटिक एंड कॉग्नेटिक। अब जो एग्नेटिक मीन्स होता है, इसका मतलब होता है जो भी रिलेशनशिप हो वो मेल लिंक से एक्सक्लूसिवली हो, जैसे कि जो कास्ट होती है, सरनेम होता है। अब ये आपको ना आपके फादर से ही चीजें मिलती हैं, और कहीं ना कहीं ये जो मेल ईगो होती है ना, वो भी आपने देखा होगा कि वहां पे उन सोसाइटीज में, या जो हमारी जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ना, वहां पे फादर को ही इस चीज का इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और जो भी चीजें होती है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग डिसीजन ले जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो अगर आप पढ़ते हैं ये जो एग्नेटिक टर्म होती है, एग्नेटिक का मीनिंग जो होगा वो समथिंग रिलेटेड टू फादर साइड होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे पैटर्नल हो चाहे मैरिज हो, और जो भी आपके फादर के साइड से रिलेट करता है ना, उसे हम एग्नेटिक कहते हैं। तो इसमें आप इस पॉइंट में जब आप एग्नेटिक वर्ड को लिखेंगे ना, तो आपको इस तरीके से इसको डिफाइन करना है कि जिससे आपको ये ध्यान में रहे कि हाँ एग्नेटिक का मतलब क्या हो गया, समथिंग रिलेटेड टू फादर। और इसके अलावा जो कॉग्निटिव होता है, इसका मतलब होता है जो आपके पास में रिलेटिव हो, इन्वॉल्व हो, जिसमें कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज होती है। अब ये जो होता है कॉग्निटिव, इसमें बायलैटरल हो सकता है, प्लस कॉन्सेजेनुअल भी हो सकते हैं, जो कि ब्लड रिलेशंस होते हैं, तो दोनों पार्ट्स इसमें आ जाते हैं। और ये जो होता है क्लोजेस्ट कॉग्निटिव रिलेशनशिप होता है इज दैट बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ द सेम फादर एंड द मदर। तो जो एक ही पेरेंट्स के बच्चे होते हैं उनमें ये आपको ज्यादातर कॉग्निटिव देखने को मिलता है। तो ये टर्म्स को आपको दोनों को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लीनियन एंड कोलेटरल। तो नेक्स्ट देखिए लीनियन एंड कोलेटरल। अब यहाँ पे आपके पास ना टोटल 4 टाइप्स दे रखे हैं। ये जो है टाइप्स ऑफ किनशिप्स में आपके पास में टोटल 4 टाइप्स है। फर्स्ट आ गया कॉन्सेजेनियस एंड एफाइन, नेक्स्ट वन एग्नेटिक एंड कॉग्नेटिक, थर्ड वन इज लीनियन एंड कोलेटरल। तो ये आपके पास में 4 टाइप्स दे रखे हैं, और इसके बाद में लास्ट दे रखा है सोशल और कल्चर। तो ये चारों पार्ट्स को आपको मेन हेडिंग में लिखना है, और उसके बाद में 1 बाय 1 एक एक को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना, जिससे कि एग्जामिनर अच्छे से आपसे इंप्रेस हो जाए कि हाँ चलो बच्चा पढ़कर आया था। लीनियर और कोलेटरल का मतलब क्या होता है? लीनियर किन इज अ पर्सन हु इज रिलेटेड बाय द डायरेक्ट लाइन ऑफ डिसेंट सच एज फादर, मदर, सन और सन्स। जब आप डायरेक्टली किसी से रिलेट करते हैं तो उसे हम लीनियर कहते हैं। और जो कोलेटरल होता है तो इसमें आप इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं किसी एक, कोई आपका अनदर रिलेटिव है, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया होगा, बोलते हैं ना चाचा के चाचा का बेटा। तो इस तरीके जब आप किसी से रिलेट करते हैं ना, फादर के ब्रदर से या फिर मदर की सिस्टर से, आप जब ऐसे रिलेट करते हैं तो उसे कोलेटरल किनशिप कहते हैं। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर जो कि एकदम डायरेक्ट तरीके से रिलेट करे, और कोलेटरल का मतलब हो गया जो कि बाकी की जो जनरेशन होते हैं, बाकी के जो रिलेटिव्स होते हैं, फादर के ब्रदर हो गए या फिर मदर की जो सिस्टर हो गई, अंकल आंट, इस तरीके से जब रिलेशन होता है तो उसे हम कोलेटरल कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा जो डिसेंडेंट्स होता है लीनियर कैन बी कॉल्ड कोलेटरल किन एफ बी।
लीनियल एंड कोलेटरल के बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है सोशल और कल्चरल। तो जो सोशल और कल्चरल है ना, इसमें आपको बेसिकली ये चीज़ डिफाइन करी गई है कि अभी तक हमने दो टाइप्स में पढ़ा। एक तो जो ब्लड रिलेशन होता है, इस तरीके से कोई रिलेशन मेंटेन होता है, और जो सेकंड वन है वो है एफाइन। जो एफाइन का मतलब हो गया कि आफ्टर मैरिज जो रिलेशंस बनते हैं, वो दो तरीके के अभी हमने रिलेशंस या फैमिली जो बनती है वो चीज़ पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे जो सोशल और कल्चरल में आपको यहाँ पे ये चीज़ भी समझा रखी है कि इनके अलावा भी, ब्लड और मैरिज के अलावा भी एक और तरीका भी है जिसके साथ में, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो एक सोशल ग्रुप को क्रिएट करते हैं या साथ में रहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है जो कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सोशल किनशिप विद बी होमोसेक्सुअल फैमिलीज। जो होमोसेक्सुअल फैमिलीज होती हैं, होमोसेक्सुअल का मतलब होता है सेम सेक्स वाली फैमिलीज होती हैं, जैसे कि LGBTQ आते हैं जिसमें गे हैं, लेस्बियंस होते हैं, ये सब जो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। तो ये भी एक तरीके का ऐसे फैमिली ग्रुप है सोसाइटी का जो लोग साथ में रहते हैं। फैमिलीज फोर्थ ड्यू टू द न्यू प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज एंड ऑल्सो रिलेशन डेवलप्ड। अब इसके अलावा एक तो हो गया होमोसेक्सुअल फैमिलीज, और उसके अलावा जो आजकल जैसे टेक्नोलॉजी साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि जो अनमैरिड होते हैं या फिर जिनमें आगे की जनरेशन में रिप्रोडक्शन में दिक्कत आती है, तो वो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि उनसे भी वो पेरेंट्स बन सकते हैं। तो ये भी एक टाइप का फैमिली का एक एग्जाम्पल होता है। यही सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझा रखे हैं सोशल और कल्चरल ग्रुप में। इसके बाद में नेक्स्ट ये जो है हेडिंग, इसमें किनशिप डायग्राम और जियोलॉजिकल एब्रीवेशन दे रखे हैं। एब्रीवेशन का मतलब होता है जो चीज़ आप शॉर्ट में यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप होता है और इसे आप जब बोलते हैं तो व्हाट्सएप बोल रहे हैं, लेकिन आप इसे शॉर्ट में बोलते हैं। इंस्टाग्राम को आप इंस्टा बोलते हैं, ब्रदर को आप ब्रो बोल रहे हैं। तो इस तरीके के जो हम शॉर्ट में चीज़ों को यूज़ करते हैं उसे हम एब्रीवेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको दो किनशिप डायग्राम्स दे रखे हैं। देखिए ये रहा, एक तो किनशिप डायग्राम ये रहा और दूसरा ये दोनों ही किनशिप डायग्राम है। ये फैमिली से रिलेटेड है, ये थोड़ा ना ब्लर है। आप ना बुक में इसको ई ज्ञान कोश से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आपको जब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ये काफ़ी ब्लर सा है, जैसे यहाँ पे ये फीमेल है, ये मेल है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे मैरिज है, ये डावोर्स है, डिसेंट है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी है। किनशिप के जो डायग्राम है वो दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड्स इसमें यूज़ कर रहे हैं वो एब्रीवेशन की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको जीनोलॉजिकल एब्रीवेशंस दे रखी है। F स्टैंड्स फॉर फादर हो गया, M फॉर मदर हो गया, मैट्रीनीलियल या फिर पैट्रीनीलियल फादर मदर के लिए हम शो करते हैं। S स्टैंड्स फॉर सन हो गया, डॉटर D के लिए डॉटर हो गया। जैसे यहाँ पे ऊपर यूनी लीनियर और कोलेटरल में FB और FBS है, तो FB का मतलब फादर ब्रदर हो गया और FBS में फादर ब्रदर्स रिलेशन हो गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये एब्रीवेशंस दे रखी हैं। अब जो ये स्क्वायर बॉक्स है ये इन लॉज में हो गया, जैसे यहाँ पे आपको स्क्वायर बॉक्स दे रखा है, इन लॉज हो गया। वहीं पे आपको इस तरीके का ये जो ट्रायंगल फॉर्म में दे रखा है, तो ये सिबलिंग्स का एक एग्जांपल हो गया। तो ऐसे यहाँ पे आपको जो इस डायग्राम में और इसमें जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें जो एब्रीवेशंस यूज थी वो ये वाली एब्रीवेशंस थी। SP का मतलब स्पाउस हो गया, जो जीवन साथी होते हैं, हस्बैंड आपको पता ही है। तो ये सब चीजें पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है आपके पास में वो है फंक्शंस ऑफ किनशिप। अभी तक हमने किनशिप में टाइप्स वगैरह सब चीज़ें पढ़ ली, किनशिप की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ किनशिप। इसके पहले यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, दोनों ही क्वेश्चंस आप चाहें तो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज किनशिप के लिए एक अच्छा सा स्टैटिक मटेरियल के साथ में एक आंसर प्रिपेयर करिए, ताकि वो एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको लिख पाएँ। अब फंक्शंस ऑफ किनशिप में देखिए, जो किनशिप है ना, इसका बेसिक जो फंक्शन होता है वो ग्रुप फॉर्मेशन का होता है। ग्रुप फॉर्मेशन कैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो ब्लड रिलेशन हो गया या फाइन हो गया, जहाँ पे आफ्टर मैरिज एक पहले तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, फिर उनके बच्चे आते हैं, इससे जो जनरेशन है ना वो आगे बढ़ती चली जाती है, तो एक ग्रुप क्रिएट होता रहता है। तो किनशिप का ये एक एग्जाम्पल है। तो बेसिकली किनशिप का काम क्या होता है, ग्रुप फॉर्मेशन का काम होता है। मेन फंक्शन किनशिप का यही होता है। इसके अलावा जो रेगुलेशन हो सोशल स्ट्रक्चर की इन रिचुअल एंड इन रिचुअल सेरेमनीज विद सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, जो भी फैमिली के जो हाउस होल्ड काम होते हैं, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो सभी किनशिप का एक पार्ट होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्राइमरी फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि ग्रुप फॉर्मेशन दे रखा है, सेकंड वन इज रेगुलेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर दे रखा है, और थर्ड दे रखा है किनशिप एंड रिचुअल्स। तो ये तीन पार्ट्स में इसके फंक्शंस को डिवाइड किया गया है। वन बाय वन एक एक फंक्शन को करते हैं, और तीनों ही फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन आए फंक्शन ऑफ किनशिप में, तो आप इस आंसर को वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें किनशिप्स की,
तो पहला आता है ग्रुप फॉर्मेशन। तो ग्रुप फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि एज अ रिजल्ट ऑफ मैरिज ईच वुमेन इज एजिंग अ हस्बैंड एंड हर चिल्ड्रन बिकम हिज चिल्ड्रन। तो एक विमेन है, एक हस्बैंड है, और मेल है और एक फीमेल है। एक विमेन है जिसने मेल से शादी करी, उसके बाद में उनके बच्चे होने लग गए। तो ये क्या है, एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा फॉर्मिंग अ यूनिक ग्रुप ऑफ फादर मदर एंड चिल्ड्रन दैट वी रेफर्स टू एज फैमिली। और ये जो ग्रुप क्रिएट हुआ जिसमें क्या कौन है, मदर है, फादर है और चिल्ड्रन है, तो ये जो एक ग्रुप क्रिएट हुआ इसे हमने क्या नाम दे दिया, फैमिली। और जब फैमिलीज की बात करते हैं तो उसमें आपके पास में बहुत सारी वैरायटी की फैमिलीज आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली में मैंने ये आपको कंप्लीट करवा दिया था। इसके अलावा ग्रुप फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ किनशिप टाइज बिकम रेलेवेंट फॉर डिटरमाइन रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो किनशिप से जो ग्रुप्स फॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत ही रेलेवेंट ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ से उनका बच्चा है तो वो एक लीगल ग्रुप बनता है, जिसके बहुत जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, जो चीज़ें आपको विरासत में अपनी फैमिली से मिलती हैं, तो वो सब चीज़ें आपको उनमें आगे की जो जनरेशन आती है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ पे आपको बता रखा है जो किन ग्रुप्स होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं बाय मैरिज बिहेवियर से। और जो मैरिजेस होती हैं वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो होती है एक्सोगैमी और एक एंडोगैमी होती है। तो एक्सोगैमी और एंडोगैमी में क्या है, एक्सोगैमी का मतलब हो गया जो कि आप कास्ट के बाहर जब शादी करते हैं, दूर करते हैं किसी विलेजेस वगैरह, इस टाइप की जब शादियाँ होती है। और एंडो का मतलब होता है इन कास्ट, या जब आप सोसाइटी के अंदर शादी करते हैं तो वो चीज़ें आपकी एंडोगैमी का एग्जाम्पल आती हैं। अगर आपके पास में बुक थी BR अम्बेडकर, अगर वो आपका सब्जेक्ट था तो उसमें आपने इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा। उन्होंने कास्ट एलिनेशन पे और जो ये मैरिजेस वगैरह होती हैं इनसे रिलेटेड एक्सोगैमी एंडोगैमी ये सब पॉइंट्स उन्होंने काफ़ी हद तक डिटेल में एक्सप्लेन करे थे। बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने समझाए थे, और कास्ट को और जो ये कास्टलेस सोसाइटी अगर हमें बनानी हो तो कैसे उसमें हम रोल प्ले कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं। अब ग्रुप फॉर्मेशन के बाद में नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। किनशिप्स, इसमें कुछ रोल रिलेशनशिप्स आते हैं, जैसे हाउ वन किन्समैन शुड एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर और व्हाट वन किन्समैन ऑन्स टू अनदर। इट एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेबल रोल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर, सन इन लॉ एंड मदर इन लॉ एंड फेलो लीनियज मेंबर्स एंड क्लासमेट्स। एज अ रिजल्ट किनशिप्स फंक्शंस एज अ रेगुलरीज ऑफ सोशल लाइफ एंड मेंटेन द सोशल सिस्टम यूनिटी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारी फैमिलीज में या हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं उन सबका अपना अपना एक अलग से रोल होता है। फादर का एज अ फादर आपकी फैमिली में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एज अ हस्बैंड उनकी वाइफ के लिए उनकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सेम चीज सन इन लॉ है, मदर इन लॉ है या ब्रदर सिस्टर है, तो उनकी अपनी अलग से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जब हर कोई अपने रूल्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रेगुलर बेसिस पे रेगुलराइज करते हैं सोशल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, तो एक तरीके का सोशल सिस्टम जिसमें यूनिटी होती है वो क्रिएट होता हुआ चला जाता है। सो यही चीजें रेगुलेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में बता रखा है कि ये सब होने से जो डिफरेंट टाइप के किनशिप्स हो जाते हैं, अलग अलग फैमिलीज बनती है, रिलेशंस बनते हैं, मैरिजेस होती हैं, तो उससे एक रेगुलेशन हो जाता है सोशल स्ट्रक्चर में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट इस आंसर का, किनशिप्स एंड रिचुअल्स। तो किनशिप रिलेशन डिटरमाइंस द पार्टिसिपेशन ऑफ किन इन लाइफ साइकिल रिचुअल्स। जो लाइफ साइकिल के रिचुअल्स होते हैं, आपका बर्थ होता है टिल डेथ, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो जाती हैं जिसमें सेरेमनीज आती है, मैरिजेस आती हैं या डेथ है, बहुत सारे ऐसे जो रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म करा जाता है। इन मैनी सोसाइटीज लाइफ साइकिल रिचुअल्स इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टेन किन। फॉर एग्जाम्पल इन अ पैट्रिलिनियल सोसाइटी ड्यूरिंग अ नेमिंग सेरेमनी द न्यू बॉर्न नेम मस्ट बी गिवन बाय द फादर सिस्टर। तो ये क्या है, यहाँ पे ना कुछ आपको रिचुअल्स बता रखे हैं कि जैसे जो सोसाइटीज है ना वहाँ पे जितने भी जो भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी पूजाएं हैं, पाठ पूजा होती है, जितने भी रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उन सबको फॉलो करने के लिए ना हर एक कैरेक्टर को फिक्स कर दिया गया है कि ये चीज़ उनको करनी है। जैसे कि जब शादी होती है उस टाइम पे जो ब्राइड होती है उनका जो कन्यादान होता है वो उनके पेरेंट्स करते हैं, तो ये चीज़ फिक्स टाइप से हो गया। वहीं पे अगर न्यू बॉर्न बेबी होता है ससुराल में, तो जो वाइफ जो भी उनका बेबी होता है उसका जो नामकरण होता है वो ब्रदर की सिस्टर करते, जो फादर होते हैं उनकी सिस्टर करती है, मीन्स कि इन शॉर्ट जो बुआ होती हैं वो करती हैं। तो ये क्या है, कुछ रिचुअल्स है जिसकी शॉर्टी हमको किनशिप्स में मिल जाती हैं या समझ आता है कि ये चीज़ें ऐसे ही होंगी। इसके अलावा जो क्लोजली रिलेटिव्स होते हैं ना वो गिफ्ट्स देते हैं जो न्यूली कपल्स होते हैं, और इसके अलावा इक्वल वो भी उनको रिटर्न में कुछ रिटर्न गिफ्ट्स दे देते हैं। ब्राइड और ग्रूम की फैमिलीज होती हैं
हैं। तो ये क्या होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं शादीज़ वगैरह में, और फिर आप जब वहाँ से जाते वापस आते हैं तब आपको मिठाई या कुछ ऐसा रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है ग्रूम और ब्राइड की साइड से। तो ये चीज़ें क्या आती है, किनशिप्स और रिचुअल्स में आती हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे अपने इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आज का मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न सोसाइटीज़ है, वहाँ पे जो कास्टलेस आइडेंटिटी है ना, वो बहुत फ्लेक्सिबल बन रही है। लोग इतना ज़्यादा, पहले के कंपैरिजन में लोगों ने थोड़ा कम कर दिया है कास्ट की साइड जाना, या फिर जो कास्ट रूल्स हैं उसकी वजह से मैरिज या फिर जो पर्सन है वो उन पर इफेक्ट पड़ना थोड़ा कम हो गया है। तो ये सब पॉइंट्स आप इस आंसर में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास में फंक्शंस हो गए, ग्रुप फॉर्मेशंस हो गए, रेगुलेशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स हो गया, किनशिप्स एंड रिचुअल्स हो गया। सो ये कुछ पॉइंट्स है। नाउ इस यूनिट की, इस बुक की BSOE 146 की लास्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसको मैं कल सुबह तक ही अपलोड कर दूंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो इसका लास्ट पार्ट होगा। एंड थैंक यू सो मच इतना मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, इतने लाइक्स के लिए। और ये जो आप सब अपने सब्जेक्ट्स लिखते हैं कि ये सिलेबस है या ये सब्जेक्ट की आपको बुक्स चाहिए, तो देखिए मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे पास अभी टाइम की बहुत शॉर्टेज चल रही है, प्लस एज सच कोई मटेरियल भी नहीं है। और फिर मुझे ये भी होता है कि मैं आपको कहीं गलत गाइड ना कर दूँ, ये भी थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि अभी इतना मेरे पास मटेरियल नहीं है हर एक सब्जेक्ट का, हर एक उसका। तो अभी एक तो चैनल की भी अभी बस स्टार्टिंग है, ज़्यादा टाइम भी मुझे नहीं हुआ है, प्लस अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आप सबके, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ कि क्योंकि वीडियोज़ काफ़ी हद तक अपलोड करनी पड़ती है। कई जो पैटर्न है, सिलेबस है, उसको काफ़ी हद तक मुझे पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें दे रखी हैं, फिर उसमें से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ता है आपकी वीडियोस के लिए। तो मतलब इन शॉर्ट की टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है, बट हाँ थोड़ा टाइम दीजिए और फिर मैं धीरे धीरे आप लोगों का जो भी मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ आप सब बहुत बेस्ट करें कि जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, सिलेबस या पढ़ना होता है जिससे रिलेटेड, तो उसके आप एग्ज़ाम डेट मेंशन करें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट से ना मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कितने टाइम तक मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँ कि उनके लिए बेनिफिशियल भी हो जाए और लॉस भी ना हो। तो ये आप बहुत अच्छा करें। और इस सब के साथ में एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को उसको लाइक कर दिया कीजिए। लाइक में ज़्यादा देर नहीं लगती है, जब आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो एक लाइक पे भी क्लिक कर दिया कीजिए, उससे मुझे थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। प्लस यूट्यूब का अलॉग्रिथम में है, जितनी वीडियोस लाइक होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं और व्यूज़ भी उसी अकॉर्डिंग आते हैं। एंड बस यही आज के लिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।